भाजपा मुख्यालय सीईसी बैठक की इनसाइड स्टोरी, क्योंकि बड़ी खबर है और सूत्रों के अनुसार आज लगभग 40 विधानसभा प्रत्याशियों पर मुहर लगने वाली है। बड़ी खबर है और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं, क्योंकि अब फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया, क्योंकि सियासी खबरों का सूरमा कहा जाता है, लेकिन राजस्थान के लिहाज से ये सीईसी बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें अब से कुछ देर पहले तस्वीरें आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उसके बाद लगातार इनफैक्ट कल रात से ही बैठकों के जो दौर है वो चल रहे हैं। भले ही वो चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर हो या फिर इसके अलावा आने वाले दिनों में जब हम बात करते हैं उम्मीदवारों की, लेकिन उम्मीदवार जब कहा जा रहा था कि शुभ मुहूर्त में और नवरात्रों की शुरुआत के साथ, लेकिन बड़ी खबर अभी आपको फर्स्ट इंडिया पर बता रहे हैं और फर्स्ट इंडिया के जरिए आप देख पाएंगे, क्योंकि जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगभग 40 विधानसभा प्रत्याशियों पर मुहर लगेगी। इसमें श्रीगंगानगर, कोलायत, भादरा, सादुलपुर, सरदार शहर, झुंझुनू, नवलगढ़, हिंडोली, नाथद्वारा, इसके अलावा कुशलगढ़, ओसिया, फलौदी, सोजत, लाडनू, डीडवाना, बाड़मेर, गुड़ामलानी, झाड़ोल, वल्लभनगर, तिजारा, बानसूर नगर सहित अन्य सीटों पर सीईसी में चर्चा इनसाइड हो रही है। और बड़ी खबर है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर, आज 40 विधानसभा प्रत्याशियों पर मुहर लगेगी। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और लगातार मंथन के बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जिस पैनल पर पहुंचे हैं, सूत्रों के अनुसार सवाईमाधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा का नाम पैनल में शामिल है। डीडवाना से ओमदास महाराज का नाम लगभग तय है और ये वो ए सूची। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारे साथ में दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुट के। अदिति, सुबह से फर्स्ट इंडिया पर, इनफैक्ट कल से ही फर्स्ट इंडिया पर हम ये कह रहे हैं कि जल्द ही वो दिन दूर नहीं जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है और सीईसी की बैठक से बड़ी खबर आ रही है। क्या वो खबर है, वो आप बताइए। सबसे पहले तो आपको बता दें, जिस चीज़ का इंतज़ार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तेलंगाना की रैली से हुए तमाम चीज़ें हुई, यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं और राजस्थान की सीईसी शुरू हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब सवाल उठता है कि जो पिछले अमित शाह के जयपुर दौरे के बाद से अब तक किन सीटों पर माथापच्ची हुई, हम उन सीटों का आज उजागर करेंगे। कौन सी सीटें पैनल में आई हैं, किन सीटों पर सिंगल पैनल है और कितनी सीटों का नाम है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 40 से 42 सीटें, मैंने अब लगातार 55 का नाम ले रही थी, कईयों पर सहमति नहीं बनी, 13 ऐसी सीटें हैं जिन पर सहमति नहीं बनी, लेकिन और अभी भी इन 40-42 में भी कई ऐसी सीटें हैं जिनको अभी फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। लेकिन अब मैं आपको कुछ नामों का जिक्र करती हूँ जिन विधानसभाओं का नाम पैनल में है। आपने जिक्र किया सवाईमाधोपुर का, किरोड़ी मीणा का नाम पैनल में गया है, लगभग तय है। अगर किसी भी तरीके से, क्योंकि एक फैक्टर है, वो राज्यसभा सांसद हैं 2024 तक, राज्यसभा में एक सांसद की जो गिनती है, राज्यसभा में एक सांसद के जो स्ट्रेंथ है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में फिलहाल लेकिन सवाईमाधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा का नाम गया है, डीडवाना से ओमदास महाराज का नाम गया है और लगभग तय है वही चुनाव लड़ेंगे। उनसे बात भी हो चुकी है, हालांकि वो अलग अलग जगह से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन फिलहाल उनका नाम इसमें तय है। अब आपको मैं बताती हूँ कि कौन कौन सी विधानसभाएं हैं जिनका नाम पर आज चर्चा होनी है, जिनके प्रत्याशियों पर, जिनमें लगभग सिंगल पैनल तैयार है। गंगानगर है, भद्रा है, इसके अलावा भद्रा जो हनुमानगढ़ से है, इसके अलावा सादुलपुर है, झुंझुनू है, कोलायत है, नवलगढ़ है, उदयपुर वाटी है, खेतड़ी है, फतेहपुर है, तमाम ऐसे नाम, तिजारा है, बानसूर है, कामा है, नगर है, बरी है, धौलपुर है, सपोटरा है, सवाईमाधोपुर जिसका जिक्र हमने किया, मसौदा है, केकड़ी है, इसके अलावा लाडनू, डीडवाना, सोजत, डीडवाना से जो पूर्व मंत्री रहे हुए हैं यूनुस खान, उनकी सीट की जगह, यानी कि उनकी सीट की जगह बाबा को दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं वहाँ पर अलग तरीके का, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जो टिकट दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से वो चेतन डूडी है, जाट समुदाय के बड़े नेता हैं और अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। और जो ओमदास महाराज हैं वो मेघवाल समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। तो आप देख लीजिए, वहाँ पे कुछ दिनों पहले घटनाक्रम भी हुआ था मेघवाल और जाट को लेकर। ऐसे में यहाँ पर एक तरह से पूरे मेघवाल और जाट लामबंद हो जाएंगे, वो कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ। तो ये एक बहुत रोचक मुकाबला यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बिलारा है, बाड़मेर है, इसके अलावा गुड़ामलानी है, सांचौर है, जडौल है, खेरवाड़ा है, वल्लभनगर है, चौरासी है, बगीदौरा है,
है जो कि बांसवाड़ा में है, इसके अलावा कुशलगढ़ है, नाथद्वारा है, हिंडोली है, ऐसे तमाम नाम इस सूची में शामिल हैं जिन पर आज चर्चा होगी। देखिए, संभवतः कोशिश ये है कि 40 नामों को आज लॉक करके रख दिया जाए। 40 ऐसे नाम, धौलपुर है जिसको होल्ड कर दिया गया है फिलहाल के लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नामों की सूची को लॉक करके उनको बता के अनाउंस करने के बाद वो चाहती है कि पूरी तरीके से प्रत्याशी ज़मीन पर काम करें, पूरी तरीके से सभी लोग जो है, चाहे वो केंद्र के नेता आए या चाहे वो जो प्रत्याशी हों, चाहे प्रदेश के नेता हों, पूरी तरीके से ज़मीन पर काम करें। और अगला जो आचार संहिता के बाद का जो फेज़ है या फिर ये कह दें कि अगला जो चुनाव अभियान का जो दूसरा फेज है परिवर्तन यात्रा के बाद, वो उसमें एक अलग तरह की चमक, अलग तरह की ताकत दिखे, तो बेहद महत्वपूर्ण है। और फर्स्ट इंडिया सबसे पहले, क्योंकि खास तौर पे जब से अमित शाह जयपुर आए थे उसके बाद एक उस बात का जिक्र था कि वो कौन सी सीटें हैं जिन पे चर्चा हो रही है, वो कौन सी सीटें हैं जिन पर पैनल फाइनल किया गया है, वो कौन सी सीटें हैं जिन पर आज CEC जहाँ पर हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, वहाँ पर उस पर चर्चा हो रही है। फर्स्ट इंडिया ने हमेशा की तरह एक बार फिर सबसे पहले वो तमाम नाम बताए अपने दर्शकों को, क्योंकि फर्स्ट इंडिया समझता है उस नब्ज को, चुनावी नब्ज को, प्रदेश की नब्ज को, और इसलिए सबसे पहले ये बताया गया है कि कौन से वो लिस्ट है जिन पर आज पैनल में चर्चा होनी है। कई सारे ऐसे नाम हैं, हालांकि इनमें से कुछ चीज़ों पर हो सकता है कि CEC की तरफ से कोई रोक लगा दी जाए, किसी बात की कोई बात निकल कर आ जाए। कई बार जब हालांकि जब कोर ग्रुप लगभग सब फाइनल कर देता है तो CEC की तरफ से मोर और लेस कुछ चीज़ों पे सवाल उठता है, कई चीज़ें होल्ड कर दी जाती हैं। ऐसे में देखिए, ओम माथुर हैं जो CEC के सदस्य हैं, वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, लेकिन संभवतः कुछ जो इलाके हैं, क्योंकि वो राजस्थान बेहतर तरीके समझते हैं, तो कहीं पर वो अपना फीडबैक दे सकते हैं। ऐसे में सर्वे के आधार पर जो प्रदेश के नेताओं से पूछकर पैनल में जिताऊ उम्मीदवार को लेकर ये लिस्ट यहाँ पर आई है। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि गंगानगर, भादरा, कोलायत, सादुलपुर, सरदारशहर, झुंझुनू, नवलगढ़, उदयपुर वाटी, खेतड़ी, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दौड़, सीकर, दातारामगढ़, तिजारा, बानसूर, कामा, नगर, बारी, ऐसे ये तमाम वो सीटें हैं, सवाई माधोपुर, मसौदा, ये तमाम वो ऐसी सीटें हैं जहां पर पैनल अभी आया है। इसके अलावा जो SC वाली सीटें हैं, जो SC आरक्षित हैं, उनमें से सोजत है, उनमें से बिलारा है, उनमें से ST जो आरक्षित हैं उसमें जाड़ौल है, खेरवाड़ा है, 84 है और बागीदोड़ा है, कुशलगढ़ है। ये तमाम ST आरक्षित सीटें भी हैं जो आज इस पैनल में आ रही हैं। दरअसल देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी पूरे साल चुनावी मोड में रहती है और अब तो सेमीफाइनल है, जिसे कहते हैं प्री बोर्ड्स हैं, तो 2024 की तैयारी से पहले वो किसी भी तरह की स्ट्रैटेजिक चूक या रणनीतिक चूक नहीं करना चाहती। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में लिस्ट फाइनल की, मध्य प्रदेश में जब जरूरत पड़ी तो केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, और अब राजस्थान में तमाम, क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग लोग हैं जिनकी अलग अलग राय है, तो अब राजस्थान को लेकर भी गंभीरता से एक एक सीट पर चर्चा की गई है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का भी ग्रुप इसके बाद यहाँ पर मौजूद होगा। तो ये तमाम छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर चर्चा। अब सवाल इस बात का है कि जैसे फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले ये तमाम नाम बता दिए हैं, लेकिन क्या आज या कल में इन पे नामों को घोषित किया जाएगा या इसको होल्ड कर लिया जाएगा, इसको नवरात्रों में किया जाएगा? ये एक संशय बना हुआ है, क्योंकि कई लोगों का सुझाव ये था कि इसको नवरात्रों में अनाउंस किया जाए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये तमाम सीटों की जो प्रत्याशी रेस में हैं उनकी धड़कनें ज़रूर बढ़ गई होंगी। ऐसे में फिलहाल CEC की बैठक शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्षण, क्योंकि चुनाव में उतरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण ये होता है टिकट वितरण, और इस बार का तरीका भी बदल गया है। पहले प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो या AICC कार्यालय हो, वहां पर भीड़ लगाते थे, उसके अलावा सिफारिशें आती थी, रेज्यूमेज आते थे, अलग अलग तरीके की चीजें। लेकिन कितनी संभावना है, क्योंकि आप कह रही हैं, इस बात की कितनी संभावना है कि अब यहाँ पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर तो लग जाएगी, लेकिन उसको होल्ड करके रखा जाएगा? क्योंकि अगर चुनाव में हर दिन हम आगे बढ़ते हैं और हर दिन कोशिश करते हैं कि कुछ नया पार्टी की ओर से सामने आए, कुछ नई बातें, और फर्स्ट इंडिया इसीलिए दर्शकों के विश्वास पर हमेशा खरा उतरता है, क्योंकि सबसे
पहले आपको ये जानकारी फर्स्ट इंडिया पर दे रहा है। लेकिन अदिति, इस बात की कितनी संभावना है कि अगर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनानी है और मनोवैज्ञानिक जीत भी अगर हासिल करनी है तो उम्मीदवारों के नामों का पहले ऐलान हो, लेकिन नवरात्रि में अब लगभग 2 वीक का समय बच रहा है, तो हो सकता है कि आज या कल, क्योंकि सीईसी को महत्वपूर्ण बैठक है राजस्थान के लिहाज से पहली सीईसी की, तो अब ये उम्मीदवारों के नाम जल्द जनता के सामने भी आ जाएंगे, जो फर्स्ट इंडिया बता रहा है अभी आपके जरिए। बिल्कुल, ये तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, उनका प्रेरोगेटिव होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में ये है कि कोई अच्छा काम हो, कोई अनाउंसमेंट हो, तो वो नवरात्रों के दिन में किया जाए। लेकिन क्योंकि इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक बढ़त, मनोवैज्ञानिक बढ़त बढ़ानी है, ये भारतीय जनता पार्टी रिस्क टेकिंग पार्टी भी बनी है, जो पहले कभी नहीं थी। रिस्क मध्य प्रदेश में पहली सूची बाहर लाने के बाद बहुत ज्यादा विरोध भी झेलना पड़ा, कई सीटों पर परिवर्तन यात्रा में विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटी। भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए उसके पीछे नहीं हटी। तो रिस्क टेकर वो हर बार अलग स्ट्रैटेजी, जिसे कहते हैं समय काल परिस्थिति के लिहाज से लेती है, तो इसे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि अगर 10 नेता हैं शीर्ष, उसमें से 5 का ये मानना है कि अगले 2 दिन में, अगले 24 घंटे में या अगले कुछ घंटों में अनाउंस हो जाएगी, तो 5 शीर्ष नेताओं का ये मानना है कि नहीं, इस लिस्ट को होल्ड किया जाएगा और ये लिस्ट नवरात्रि में अनाउंस की जाएगी। तो इस बात का इंतजार रहेगा। लेकिन हमने आधा सस्पेंस खोल दिया है फर्स्ट इंडिया ने कि किन किन सीटों पर पैनल गया है, किन किन सीटों पर चर्चा होनी है, ए कैटेगरी, डी कैटेगरी, और शायद ए डी कैटेगरी से बढ़कर जहां पर क्लैरिटी है वो करनी है, जिससे कि टिकट के और सीईसी के इस पूरे प्रोसेस से बाहर आकर नेताओं को दिल्ली ना आना पड़े, नेताओं को स्कोर ग्रुप में घंटों घंटों नहीं लगाने पड़े। जहां वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वहीं वो प्रदेश के क्षेत्रों में जाएं और मिलकर काम करें। ये ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट अभी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यही वजह है कि वो जल्द से जल्द इन सीटों के और टिकट वितरण के काम को जल्द से जल्द पुख्ता करके खत्म करना चाहते हैं। हालांकि कब अनाउंस होगा इसको लेकर, जैसा मैंने आपको कहा, संशय है भारतीय जनता पार्टी क्या मूव लेती है, क्या डिसाइड करती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आज जो सीईसी बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर हैं, तमाम सीईसी सदस्य हैं, बीजेपी के कोर ग्रुप सदस्य अंदर हैं और इनमें इन पैनल को लेकर चर्चा की जा रही है। इंतजार हम करेंगे, लेकिन अगर बातें हम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 4 भागों में राजस्थान को बांट दिया है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है और ग्रुप डी है। लेकिन अभी जो 40 विधानसभा प्रत्याशी जिनकी बातें हम कर रहे हैं, आपको लगता है, क्योंकि पूरा एग्जामाइन आपने किया होगा, ये मिश्रित है या फिर ये ग्रुप डी है जिसकी प्रत्याशियों पर मुहर आज लगने वाली, और प्रधानमंत्री एक पर्चा पढ़ रहे थे, तस्वीरें दिखाई फर्स्ट इंडिया पर, क्या लगता है ये कौन सा ग्रुप है जो ग्रुप कैटेगराइज किए गए हैं इन सभी में से? देखिए, मिक्स ग्रुप है। अगर इसमें देखें तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें जीत हासिल नहीं हुई, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें जीत हासिल हुई है। तो ये मिक्स ग्रुप है और कई सीटें ऐसी हैं जो ना ए में आती हैं ना डी में आती हैं, लेकिन उन पर क्लैरिटी है, पार्टी को प्रत्याशी पता है, जिताऊ है, तो उसको भी अनाउंस कर दिया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और स्थिति अलग तरीके से हो, समय काल परिस्थिति के हिसाब से। लेकिन जैसा कहा, श्रीगंगानगर, कोलायत, भादरा, सादुलपुर, सरदार शहर, झुंझुनू, नवलगढ़, तमाम इसमें से मिक्स है। हिंडोली में है, जैसा हमने फर्स्ट इंडिया ने चर्चा भी की थी कि हिंडोली में ये कोशिश की जा रही थी कि जो वहाँ के प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर उतारा जाए। प्रहलाद गुंजल की मैं बात कर रही हूँ, उनको ये उम्मीद थी कि उनको सामने उतारा जाए हिंडोली के, लेकिन उनका एक बयान आता है जब फर्स्ट इंडिया खबर चलाता है उसके बाद कि वो नॉर्थ कोटा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में वो कार्यकर्ताओं का मन नहीं तोड़ना चाहते, उनके कार्यकर्ता चाहते हैं। तो अब हिंडोली एक ऐसी सीट है जो जहाँ पर अशोक चांदना है, गुर्जर सीट है और कांग्रेस के मंत्री हैं, तो वहाँ पर वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक और स्ट्रैटेजी है, जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं उनको भी या तो बाहरी टक्कर देनी है या उनको हराना है, या तो अच्छा कंपटीशन देना है या उनको हराना है। तो इसमें काफ़ी ऐसे नाम हैं जिन पर अच्छा कंपटीशन देना चाहते हैं, तमाम चीज़ें हैं, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण। हालांकि कोटा की कई और सीटों का नाम इसमें नहीं है, तमाम ऐसी सीटें हैं जिसका अभी फिलहाल नाम मौजूद नहीं है, जो अगली बार की लिस्ट में आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि किस तरह से और जब नामों पर मुहर लगेगी। लेकिन फर्स्ट इंडिया क्योंकि लगातार आपके जरिए बड़ी खबरें सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाता है, अब जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि नामों पर मुहर तो लग जाएगी और प्रधानमंत्री अभी देख रहे थे, हम एक पर्चा पढ़ रहे थे और हम ये मानकर
चल रहे हैं कि राजस्थान पर चर्चा यहाँ हो रही है, लेकिन अदिति समीकरणों का जिक्र करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो हो जाता है जानना। कई बार प्रतिद्वंदी जो होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, उनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग होता है लेकिन समाज का उतना साथ नहीं मिलता और हार जाते हैं। लेकिन कई बार प्रतिद्वंदी कमजोर होता है लेकिन समाज वर्ग और जो समीकरण है वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि कमजोर होने के बावजूद जीत जाते हैं। तो इसमें अगर कैटेगरीज बनाई भी गई है तो प्रभाव तो समीकरणों का भी पड़ेगा इन 40 सीटों पर और दूसरी सीटों पर। बिल्कुल, जैसे आपने पहले भी पूछा था, तिजारा बानसूर तिजारा बहुत क्रिटिकल और टेक्निकल सीट है दोनों ही प्रत्याशियों के लिए। और बसपा ने जिनको अभी उम्मीदवार बनाया है वो कांग्रेस में आना चाहते थे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बहुत ज़्यादा उनको उम्मीदें नहीं दिखी तो उन्होंने बसपा की तरफ से उनको प्रत्याशी बना दिया गया। तिजारा के लिए बहुत बड़ी रणनीति कांग्रेस भी बना रही है, तिजारा के लिए बड़ी रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाई है। और डिफिकल्ट सीट है, आसान सीट नहीं है, बानसूर भी है, तो ये सारी सीटों की तो बात है। लेकिन आपका जो सवाल है जाति है कि जाति नहीं, और खास तौर पे जब चुनाव है और भारतीय राजनीति की बात है तो उसमें जाति नहीं। और उससे बड़ी बात है कि ये जो चुनाव है, मैंने पहले भी कहा जब आपसे चर्चा हो रही थी, ये चुनाव इस बार लहर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कैंडिडेट्स का चुनाव है। ये चुनाव कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को कैसे उतारती है, कितने बेहतर कैंडिडेट्स को उतारती है, कितनी ज़्यादा समीकरण को बिठाकर उतारती है, वही पार्टी चुनाव में आगे बढ़ेगी। और ये ऐसा चुनाव भी होगा जब दोनों ही पार्टी अपने पूरे पत्ते खोल देंगी, 200 सीट पर अपने अपने प्रत्याशी उतार देंगी, तभी पिक्चर काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी कि दोनों पार्टी में से ताकत कौन ज़्यादा झोंकता है, दोनों पार्टी में से कौन से बड़े नेता, कौन से नेता जो हैं ज़मीन पर जाकर ऐसी कोई बात कह जाते हैं जो लोगों के दिल में उतर जाती है। समय दोनों ही पार्टी अपने 200 सीटों पे पत्ते खोल देगी उस समय काफी हद तक, क्योंकि इसका एक बहुत सीधा सीधा तरीका है। अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव जीतने जैसी संभावनाएं नजर आ रही हैं, सर्वे भी इस तरह के आ रहे हैं, लेकिन जब बात विधायकों की होती है तो फिर वो नंबर कम होने लग जाते हैं। तो अगर जैसा आज जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि हम मैक्सिमम 30 सीटें काटेंगे, तो अगर 30 विधायकों की, जिसमें कुछ मंत्री भी इन्वॉल्व हैं, उनकी सीटें कटती है तो फिर ये बहुत बड़ा गेम चेंजर कांग्रेस के लिए होगा। पर इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हिम्मत कांग्रेस को चाहिए होगी कि वो काटें और फिर उनको न्यूट्रलाइज करें, उनको बेहतर तरीके से कहें तो उनके साथ समन्वय बिठाएं। वैसे ही दूसरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी कई पुराने लोगों का टिकट काट रही है। और ऐसे में जब बात राजनीति की होती है, बात कहीं ना कहीं अपमान या हर्ट की होती है, तो फिर क्या वो वास्तविकता में मेंटली पार्टी के साथ होंगे? हालांकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम कार्डर बेस्ड पार्टी हैं। बिल्कुल अदिति, लेकिन विश्लेषण हम लगातार कर रहे हैं, तो विश्लेषण एक अंदर से जो वीडियो आया है उसका भी विश्लेषण करना जरूरी है। जरा उस वीडियो को आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में शामिल हुए और शामिल होने के बाद जो वीडियो अंदर से आया उसमें प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में एक लिस्ट है। इसको जरा देखिए, इसको रोकिए जरा। इस लिस्ट को जब आप देखेंगे तो बाकायदा आपको कॉलम्स नजर आ रहे हैं, और इस कॉलम में 1 2 3, दूसरे कॉलम में फिर 1 2 3, और फिर तीसरे कॉलम में 1 2 3। इसका मतलब यह कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में जो लिस्ट इस वक्त है वो प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट नहीं, बल्कि उनके हाथ में उस पैनल की लिस्ट है जिसके अंदर से फाइनल कैंडिडेट चुने जाने हैं। अदिति, मेरा सवाल इससे जुड़ा है क्योंकि जो लिस्ट प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है उसको हम जूम कर देख रहे हैं। जो अंदर से वीडियो आया है उसमें 3-3 के पैनल बने हुए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री पहले यह देख रहे हैं कि जिनको फाइनल किया जा रहा है उनमें किस किस के नाम थे? अदिति, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक पैनल की प्रक्रिया है, लेकिन दरअसल होता क्या है कि एक प्रोसेस होता है। हम शुरुआत में किसी भी विधानसभा में एक विधानसभा में 10-10 प्रत्याशी आते हैं जी, आए भी हैं, और परिवर्तन यात्रा के तो आधी भीड़ प्रत्याशियों की ही थी। तो ऐसे में एक पैनल में 3 नाम रखना जायज़ है, डेमोक्रेटिक है, तरीका है, चर्चा है, कौन जिताऊ है। लेकिन क्योंकि इतना मंथन हो चुका है तो ये पता है कि इस सीट पे यही जिताऊ है। संभवतः जब आपने कॉलम्स की बात की तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3, जो पहले कॉलम में वो लोग हैं जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है या जो जिताऊ है, फिर सेकंड कॉलम में दूसरे नाम है कि अगर ये नहीं तो ये, और तीसरे में बात ये है कि जाति समीकरण तमाम चीज़ें। तो सबसे पहले तो बता दें कि जिस लिस्ट को आप जूम करके देख रहे हैं वो राजस्थान की लिस्ट है,
क्योंकि राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ पे चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में जो लिस्ट है वो राजस्थान की है। मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः सीईसी से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी क्योंकि लगातार आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं, राजस्थान आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये बता दिया गया है, उनको ब्रीफ किया होगा कि किस किस सीट पे चर्चा होनी है, किस किस सीट पे बात हो रही है, कितने हम फाइनल कर चुके हैं, कितने पे पैनल है। अब दरअसल होता यह है सीईसी की बैठक में कि एक कोर ग्रुप पूरा का पूरा पैनल लेकर जाता है और उस पैनल में चर्चा होती है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं, वो अपनी बात पूछते हैं, रखते हैं कि इस सीट पे किसका समीकरण है, यहाँ जाट नेता बड़ा क्या है, इसका इम्पैक्ट इसी सीट पर है या आसपास की नेबरिंग सीट्स पर भी है, इससे क्या इम्पैक्ट होगा, ये पहले कहाँ थे, अभी कहाँ हैं। तमाम ऐसी चर्चा होती हैं। ओम माथुर इस सीईसी की बैठक में है, राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जाहिर तौर पर उनकी भी तमाम इस पर टिप्पणियाँ हो सकती हैं, फीडबैक हो सकता है। हालांकि मोर और लेस होता यह है कि जब दिल्ली और प्रदेश कोर ग्रुप मिलकर घंटों मंत्रणा कर लेते हैं तो उसके बाद वो लगभग फाइनल मानी जाती है। लेकिन ये अथॉरिटी सीईसी के सदस्यों के पास होती है कि अगर उनको किसी पर संशय होता है, चाहे जिताऊ उम्मीदवारी पे, या कई बार लगता है कि ये उम्मीदवार चुनाव तो लड़े लेकिन यहाँ से नहीं, इसकी नेबरिंग सीट से लड़ ले, तो उसको होल्ड कर दिया जाता है फर्दर चर्चा के लिए। तो एक पारदर्शी तरीका होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, लगभग जब आप सीईसी में जाते हो तो एक माइंडसेट बना के जाते हो कि ये 25 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर वन गो है, जिन पर ये प्रत्याशी फाइनल है और ये जिताऊ हैं, या ये जिताऊ नहीं है लेकिन इनसे बेहतर कंपटीशन कोई नहीं दे सकता। आज मेरा जिक्र हुआ कांग्रेस के किसी एक बड़े नेता से, तो उनसे पूछा गया कि ये 3-4 जो विधायक हैं तो हार रहे हैं, लेकिन आप इनको टिकट देंगे, लग रहा है कि टिकट देंगे। तो उन्होंने कहा कि इनसे बेहतर कंपटीशन सामने वाले को कोई नहीं दे सकता। अब हम इस पे रिस्क ले रहे हैं और